अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। अच्छा, जी सर, क्लियर आ चलो। रही है। चलो ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, कुछ चीज़ें हमने देखी थी। तो अब इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। हम करेंगे रिएक्ट आज हम करेंगे। बट मुझे एक छोटा सा मेरा एक पॉइंट है, ये था जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि रिएक्ट में भी इस्तेमाल होगा, वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने थे। देन फिर हम वापस उस पर आते हैं, रिएक्ट की तरफ। अच्छा, अब रिएक्ट की हम थोड़ी सी एक रिवीजन वगैरह करके हम बैकएंड पे भी चले जाएंगे फौरन से ना, यानी कि नोड जेएस वगैरह पे। अब मेरा प्लान ये है, यानी कि अब जो हम इसको चलेंगे कि आज एक एक टॉपिक करवाता हूँ मैं कवर जावास्क्रिप्ट का, जो कि रिएक्ट में भी होगा। देन रिएक्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है या और छोटे मोटे इश्यूज आप लोगों को आ रहे थे, वो हम करेंगे। टाइम बचा तो हम नोट का भी जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे टॉपिक। फिर हमारा ये रिएक्ट और नोट साथ साथ चलता रहेगा। और अगर टाइम नहीं बचता है हमारा तो फिर हम कल जो है ना वो नोट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें देखें, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर और रिएक्ट के अंदर एक होता है टर्नरी ऑपरेटर का, अगर आप लोगों को याद हो। तो एक टर्नरी ऑपरेटर का एक टॉपिक होता है जिसमें हमने अ, ये किस तरह से काम किया जाता है टर्नरी ऑपरेटर। इट्स जस्ट लाइक इफ एंड इफ कंडीशन जो हमारे पास होती है ना, कंडीशंस, इफ देन एल्स, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, इफ देन एल्स वगैरह। तो समझ लीजिए उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और बहुत फायदा भी इसके अंदर होता है। यानी कि ये वन लाइन के अंदर आपका पूरा काम कर देता है ये। सही है। अब इसको मुझे करना है सपोज जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं आऊंगा आऊंगा जावास्क्रिप्ट में। ये रहा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो दोनों में, रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर सेम है। जैसे कि आपने एरे पढ़ा, आपने कहा कि एरे का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में क्या है, वही कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर है, वही कॉन्सेप्ट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है कि हम काम कैसे करेंगे। देन आप आ जाएं उसमें, ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट करते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही ऑब्जेक्ट आप रिएक्ट में भी करते हैं। तरीका सिर्फ बदल जाता है, बाकी चीज वही है। यानी कि लिखने का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है बस वो बदल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। तो इसी तरीके से इफ कंडीशंस वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सेम है कि कंडीशंस होती हैं, चाहे कहीं भी इस्तेमाल करें, वो कंडीशंस है। लेकिन उनके लिखने का तरीका बदल जाता है। इसी तरह हम एक कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है कि हम समझाने के लिए मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक आपने वेरिएबल ले लिया, वार कर लिया या लेट कर लिया आपने, ठीक है ना, कांस्टेंट भी कर सकते हैं आप। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपने वार सर करके अगर आप आपने बोले। सर अगर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है तो वो नजर नहीं आ रही। ओहो, सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, जो कि मुझे करनी चाहिए। आप तो बता भी नहीं रहे मुझे यार। अच्छा, अब आइए। नहीं नहीं नहीं, नो सर। ये नहीं सर, क्या अभी तो मसला नहीं। है? एक मिनट, ये क्या मसला है? ये आ गई। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो चलो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अब सही है, अब नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर लिया हमने, एक वॉर कर लिया कि चले एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स करके ले लेते हैं, सपोज कर लें एक्स पेन। एक वेरिएबल ले लिया, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही कर रहे होते हैं ना हम लोग। एक और वेरिएबल ले लिया मैंने वाई, और वाई की फिलहाल कोई वैल्यू मैंने नहीं रखी। ये अब मुझे क्या कंडीशंस लगानी है, मैं कहता हूं कि इफ एक्स ग्रेटर देन सपोज 11, 11 से बड़ा, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी कंडीशंस हो गई। अब ये इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। ये जो ब्रैकेट में लगाया मैंने, दिस इज कॉल्ड कंडीशन।
ये मैंने कंडीशन, मैं यहाँ पे इफ नहीं लगा रहा। अगर आप इफ लगाना है तो इफ ही कंडीशन बन गई ना। लेकिन मैं इफ लगा नहीं रहा क्योंकि मुझे टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैं इफ नहीं लगाता, डायरेक्ट कंडीशन लिखूंगा, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कंडीशन लिखने के बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और एक वैल्यू में दूंगा, कोई भी एक वैल्यू। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेकंड वाला मैं लिया वाई, मैं कर देता हूँ कि y इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और कॉलन लगा के मैं कर देता हूँ फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 11 हो जाती है तो y जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया है उसको ट्रू कर दे। अदरवाइज, ये कॉलन का मतलब है अदरवाइज, दूसरी सूरत में उसको फॉल्स कर दे। ठीक है, ये एक ही लाइन में आपने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये इसका समझ लो स्ट्रक्चर है। हमें हमेशा इसी तरह से लगाना है, चाहे हम कहीं पर भी लगाएं। इसलिए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, वो मैं भी समझाता हूँ। पहले इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि चलता कैसे है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं देखें, आप खुद सोचें कि मैं यहाँ पे मैंने y के अंदर वैल्यू लगाई है ना, तो मैं y प्रिंट करवाऊँ कि y के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ और इसकी मैं चला जाता हूँ कंसोल में। अनडिफाइंड आ रहा है मेरे पास ना। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको लगा देता हूँ, फर्ज कर लें सर क्वेश्चन इसे मार्क हम मैंने ये लगा। भी एस कोड में भी रन कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके कर दे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे ऐसे करते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ऐसे भी ऐसे कर नहीं सकते हैं। मतलब इसी के अंदर ही हम रन कर रहे हैं, आउटपुट भी यहीं पे आ जाए हमारी, आउटपुट कहाँ पे आ जाए? अच्छा, इधर ही स्क्रीन के कंसोल ऊपर। में ही। हाँ, वो यहाँ उसका पे तरीका मतलब फिर नीचे अलग होता है, टर्मिनेट। फिर वो यहाँ पे कर सकते हैं इस जगह। कंसोल में यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे ये रहा कंसोल है ना, यहाँ पे आ रहा है ना जी ये जो कंसोल है इसकी बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी आ सकता है, इस स्क्रीन पर, ये बॉडी स्क्रीन है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, और ये नीचे यहाँ पर भी आ नहीं, सकता है। ये दो यहाँ तीन तरीके। टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, टर्मिनल में आ जाइए, यहाँ मतलब पे, बार बार वहां जाना उसको। हाँ जी हाँ, वो आ सकता है, वो भी थोड़ा सा अभी ये देखिए जावा, अभी रिएक्ट पे भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं। रिएक्ट की चीजें अभी ऐसा ऐसा करेंगे, वो यहाँ पे भी रेंडर कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अच्छा, जी। ब्राउजर पे तो देखिए आपको मजबूरी ही तो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आदत बना लें, तो कुछ टाइम के बाद आपको, यानी कि आपको रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे भी रिजल्ट मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। सारी कंडीशन है, एक तरीका नहीं करने का। समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हमने कहीं ना कहीं गलती की है। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए या तो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, तो हम यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो y इज इक्वल टू ट्रू, इस लाइन में देखते हैं कंडीशन लगाई हमने, y इज इक्वल टू ट्रू कॉलन, हाँ ये देखिए एक y इज इक्वल टू हमने यहाँ छोड़ दिया। अब तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 11 है क्या? नहीं, x की वैल्यू तो 10 है। तो इसने, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसको चलाया ना, अगर ट्रू होता तो क्या करता? हम ये कर देते हैं, फर्ज करें हम चले कुछ और वैल्यू डाल देते हैं कि भाई चले ये 5 से बड़ा है क्या, चलाएं, यहाँ पे आ गए, देखें ट्रू आ गई वैल्यू, आ गई ट्रू। एक कंडीशन तो हमारा एक तरीका हो गया ये लिखने का। मैं अब इसको आपको अब तरीका समझा रहा हूँ, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और है, इसको कर दें क्या, कि हम बार बार वाई लिख रहे हैं ना, ये बार बार वाई क्यों लिख रहे हैं? एक कंडीशन लगाई, हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सही है, कोई क्वेश्चन मार्क, तो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। सिंपल ये। तो इस पूरे को आप ले लें एक वेरिएबल के अंदर, ऐसे देखें ट्रू आ रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ इसकी वैल्यू, अब देखें फॉल्स आ रहा है। ठीक हो गया? एक और हम कर सकते हैं काम, तीसरा तरीका मैं आपको सर बता रहा हूँ। इसको हमने अगर नेस्टेड में करना हो तो वो कैसे करेंगे? मतलब नेस्टेड में करना,
ये कंडीशन जो आपने बताई अभी, इफ की तरह से, आप कह रहे हो ना इफ की तरह से, कि जैसे इफ में होती है जी, कि अगर अगर ये हम कंडीशन है तो ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर इस तरह लगाओ, फिर इस तरह लगाओ ना। अभी आप पहुंचे हुए हैं एक ही लाइन के अंदर, आप इस सूरत में नहीं कर सकते यहाँ पे इस लाइन के अंदर। वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए फिर आप आगे जाके आप मजीद कंडीशंस लगाएंगे, मजीद कुछ मेथड इस्तेमाल करेंगे, कुछ और लाइब्रेरीज या टूल्स या कुछ और चीजें इस्तेमाल करेंगे, उसमें वहां जाके हम कर सकते हैं। इस एक लाइन में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस एक लाइन के अंदर। समझ गए मेरी बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इज इक्वल टू, अब मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि माई वैल्यू इज, माई वैल्यू इज, मैंने ये किया। और अब मैंने ये क्या, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा मैंने लगाया कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी आए ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके साथ बस ये लिखा हुआ आ जाए। यानी कि मैंने एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया। ये देखिए अब आ गया। यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से इसको कर दें, यहाँ से रैप हटाएं और यहाँ डाल दें। चले, अब देखिए क्या लिखा हो गया, माई वैल्यू इज फॉल्स, मेरी वैल्यू फॉल्स है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, अब मैं कहता हूँ क्या आ रहा है, माई वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, यानी कि अब देखें हमने क्या किया, एक नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर लगाया, सही है, एक तरीके से। दूसरा हमने कहा बार बार वेरिएबल क्यों यूज करें, और तीसरा हमने कहा उसके साथ हम मैसेज भी लगा दें। अब याद करें, वापस रिएक्ट पर आए, अब रिएक्ट पर आए वापस, थोड़ी देर के लिए सब याद करें उस मेरे असाइनमेंट को। जब मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि बल्ब वाला काम करना है, कि एक बटन पे क्लिक करें ऑन वाले पे तो ऑन का बटन बल्ब सामने आ जाए, ऑफ वाले बटन पे क्लिक करें तो ऑफ वाला बटन सामने आ जाए। अब बताएं, ये टर्नरी ऑपरेटर सी एक कंडीशन के लिए काम कर जाएगा, कर जाएगा काम, यही वाला, ये पहली वाली लाइन ही काम कर जाएगी क्या, यस सर, कर काम कर जाएगी ना इसके अंदर। यानी कि हालांकि देखिए जी मैंने भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट में करवाया है। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया रिएक्ट का, सेम यही चीज। अब वापस आते हैं, अब हम आ जाते हैं, चलो ये जावास्क्रिप्ट हम करते हैं बंद। अब मैं आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के फोल्डर को छोड़े, मर्न के फोल्डर पे मैं आइए। मर्न के फोल्डर पे आया, मैंने कहा cd मर्न अंडरस्कोर क्लास, मैं इसके अंदर आ गया और यहाँ पर आके मैंने, हमारे पास ये कोड चल रहा था पहले, हमने ये टू डू वगैरह सब किया था। फिर हमारे पास एक ऐप टेस्ट का भी एक आया था, अब मुझे याद नहीं, हाँ ये रहे शायद ऐप टू डू, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कहाँ रखा था उसे, इसमें होगा, वो कोड इसमें होगा शायद। मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि ये आप लोग इसमें वो कर लेना, क्या कर लेना, टर्नरी ऑपरेटर लगा देना। टर्नरी ऑपरेटर ये आइए, अब देखें आप ये क्या है, ये बल्ब क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन है ना, ये देखें। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट लगाया, हमने स्टेट कॉल किया रिएक्ट के अंदर, सिंपल स्टेट कॉल किया, ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट बल्ब। बल्ब क्या है, मेरे पास एक स्टेट का वेरिएबल है, और एक दूसरा वेरिएबल क्या आ गया, सेट बल्ब। ठीक है, इसको मैंने कर दिया फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू बल्ब की क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, अब आप ये देखें, ये मेरी बल्ब की वैल्यू, अगर बल्ब की वैल्यू ये है, ठीक है, यानी कि बटन आपने जो लगाया है इमेज, तो ये कंडीशन आ रही है कि अगर बल्ब की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो ये लगाए, एल्स, ये एल्स आ गया, अदरवाइज ये लगा दे। अब बताएं इसमें और जो हमने अभी 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 हम करके आए हैं इसमें, उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, कंडीशंस आ रही है ना। वहां पे ट्रू फॉल्स किया था, ट्रू फॉल्स की जगह मैंने यहाँ पे इमेज उठा ली, एक इमेज ये, दूसरी इमेज ये, सिंपल। और ये इमेज को यहाँ से मैंने बंद किया है। और ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने मेरा रिएक्ट कहता है कि भाई ये आपने लगाना है, कर ली ब्रैकेट।
बाकी क्वेश्चन मार्क ये टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। भैया ना, बटन के अंदर आपने बटन लगाया और आपने कर दिया, भाई एक बटन है, स्विच ऑन ऑफ करना है, और ये काम सिंपल, ये काम मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए। अब तो लगा लेंगे, कर लेंगे ना, अब तो मसला तो नहीं है। जी सर, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब ये करके आप लोग कब जमा करवाएंगे? सर ये आप सोर्स कोड शेयर करेंगे? मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कॉपी करूंगा, लेकिन अच्छा देखो। अच्छा अच्छा, नहीं सोर्स कोड मैं भूल गया था यार, आप लोग मुझे याद दिला दिया करें व्हाट्सएप पे। लास्ट क्लास के 2 लेक्चर भी मैंने जावास्क्रिप्ट के आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, कोड वगैरह ना, वो मैं आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और ये तो चले ठीक है, आपको दिखा भी दिया, अब तो ये नहीं भी मैं कोड शेयर करूंगा तो रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया ना ये सारा। आप वैसे भी देख सकते हैं, मैं कोड शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बट ये आप लोगों को खुद से करना है प्रैक्टिस के लिए। सही है भाई। अब आ जाते हैं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट जिसमें मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग रिएक्ट का, आप लोगों ने मुझे कहा कि यार रिएक्ट में कंफ्यूजन है, रिएक्ट आप लोगों ने पढ़ ली लेकिन कंफ्यूजन है, और थोड़ा सा रिपीट करने की बात भी की थी, रिवाइज करने की। मैं थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लेके आगे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे नोट करवाना है। तो ये चीजें अगर थोड़ी सी क्लियर होंगी तो हम रिएक्ट से निकलेंगे बाहर और फिर लौट पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम इतना नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फोकस करें अपने रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट के सारे टॉपिक्स हमने करने हैं इंशाल्लाह, बट हम ये कोशिश करेंगे कि रिएक्ट और हमारा बैकएंड ये साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे, एक टॉपिक उसका रहेगा तो एक टॉपिक इसका भी आ जाएगा, वो आपको आइडिया होता चला जाएगा। अभी मुझे आप ये बताएं, व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट है क्या? कौन मुझे इसके बारे में बताएगा? सर सर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क का कोई डिफरेंस मुझे बता दे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइब्रेरी क्या है और फ्रेमवर्क क्या है? पैकेज मैनेजर क्या होता है? ये चीजें कोई मुझे थोड़ा सा समझा दे तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलें, मुझे भी पता हो कि यार आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इशू नहीं है। सर लाइब्रेरी के अंदर तो डेवलपर्स के ना, मतलब बने बनाए फंक्शंस, बने बनाए उनके पूरी पूरी यूटिलिटी होती है। और फ्रेमवर्क तो एक 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 प्लेटफॉर्म है या कोड है कि जिसके ऊपर जो है ना पूरा एक एप्लीकेशन लिखी हुई हो, या उसको हम यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये है मेरे पास तो कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे ये देखें, आप मुझे बताएं कि आप लोग सब ऑफिस वाले हैं ना, सब ऑफिस में जॉब करते होंगे यकीनन। जी ऑफिस जब यस जाते सर। हैं, ऑफिस जब जाते हैं तो ऑफिस में कुछ रूल्स होंगे, सही है, कुछ रूल्स होंगे। यानी कि आपने कहा कि यार मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और मेरी छुट्टी होगी शाम को 5 बजे, मेरी जॉब हो गई 9 to 5 की, सही है। अच्छा, मुझे अगर मैं महीने में 3 दिन लेट हो गया, यानी कि 15 मिनट का मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है 9:15 पे, जैसे ही 9:16 हो गए मेरा एक दिन का लेट लग गया, और 3 लेट अगर मेरे, तो मेरी एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। क्लियर होगा? ये रूल है उस ऑफिस में। क्लियर है यहाँ तक? ये रूल हो गए। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये रूल है और रूल और रेगुलेशन को लेके हुए चल रहे हैं, आप काम करना उसी उसी बाउंडिंग के अंदर आप लोगों ने रहना है, वो क्या हो गया? सर जी क्लियर आपकी है? आवाज़ खत्म हो गई है। जी सर, समझ गया बिल्कुल। आवाज अब अभी आवाज क्लियर है? जी सर, आवाज़ तो क्लियर है। अब अच्छा, अभी क्लियर है ना, आवाज तो आ रही है ना अभी? यानी कि फ्रेमवर्क के अंदर आप बाउंड हैं, सो आपको कोड वहां भी मिलेगा, पैकेज वहां पे भी मिलेगा, वेयर हाउस वहां पे भी मिलेगा कोड का, बट लेकिन आप बाउंड हैं चीजों के अंदर वहां पे।
घर पे आपने कहा कि भाई मेरे ऑफिस की टाइम 5 बजे तक की है, तो मैं चलो ट्रैफिक वगैरह से या ऑफिस से निकलते निकलते लेट हो भी गया तो मैं 6:30 पर पहुंच जाऊंगा घर पे। कभी ऐसा हुआ है कि घर पे 7 बजे पहुंचे हो और घर वालों ने आपकी लेट लगा दी हो? नहीं लगाई ना, क्योंकि वहां कोई नहीं रूल नहीं है नहीं। ना। आप 6:30 बजे के बाद भी पहुंच सकते हैं, 7 बजे भी पहुंच सकते हैं। हाँ, रात को 12 बजे के बाद अगर घर पहुंचेंगे तो क्लास तो लगेगी, चाहे वो अब्बा से लगे या बीवी से लगे या अम्मा से लगे। वो तो एक वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आपको घर पहुंचने का टाइम अगर 6:30 का है और 7 बजे आप पहुंच गए, लेट लगेगी? नहीं लगेगी। आप घर पर किसी भी ड्रेस में रह सकते हैं। शायद आप शॉर्ट इस्तेमाल करते हो गर्मियों के अंदर, शायद आप बनियान इस्तेमाल करते हो रात को सोते हुए, सही है। शायद आप शलवार कमीज इस्तेमाल करते हो। लेकिन ऑफिस जब आप जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर, समझ लें जस्ट लाइक यूनिफॉर्म होता है। आपको पता है कि यार मुझे प्रॉपर ड्रेसिंग में जाना है, मैं शॉर्ट पहन के नहीं जा सकता ऑफिस में, क्योंकि मुझे वहां के रूल्स का ख्याल करना है। ऑकवर्ड लगेगा ना मैं अगर इस तरह सी ड्रेसिंग में जाऊं। लेकिन आप घर के अंदर हैं, रूम के अंदर हैं, आप किसी भी तरह की ड्रेसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप फ्री हैं चीजों को लेकर, आपके पास बाउंडिंग्स नहीं है। यानी कि आपके पास लेस रूल्स हैं। अगर आपके पास लेस रूल्स हैं, विच मीन्स आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंस है। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अब वापस रिएक्ट के ऊपर। भाई हम कहते हैं रिएक्ट क्या है। अब रिएक्ट की अगर आप बात करें, गूगल पे अगर आप सर्च करें, तो हमारे पास रिएक्ट क्या कहता है कि ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। हम क्या किया, हम कहते हैं कि भाई ये जावा स्क्रिप्ट है, बट ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले तक जो है ना, अभी ये भी सुनने में आ रहा था, मैंने कोई डॉक्यूमेंट अभी देखा नहीं। अगर इसकी रिएक्ट की साइट पे जाएं, डॉक्यूमेंट पढ़ें, शायद वहां पे ये चीजें मिल जाएं कि, लेकिन यहाँ पे भी देखें लाइब्रेरी लिखी हुई है, रिएक्ट द लाइब्रेरी फॉर द वेब एंड नेटिव इंटरनेट, यानी कि यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि रिएक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, जावा रिएक्ट की अपनी वेबसाइट से पता चल गया। मैंने कहीं सुना था, मैंने पढ़ा नहीं था कि अब रिएक्ट भी जो है ना वो फ्रेमवर्क की तरफ जा रहा है, कि रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हो गया हो सकता है हो जाए, या ऑफिशियली अनाउंस ना किया हो। बट अभी हम रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे खड़े हैं और उसमें लिखा हुआ है द लाइब्रेरी रिएक्ट, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर्स इंटरफेसेस। क्लियर। अच्छा, अब लाइब्रेरी में क्या चीजें होती हैं? लाइब्रेरी में होता क्या है कि हमारे पास कोड होता है, कलेक्शन ऑफ कोड होता है, ऑलरेडी कहीं बना हुआ। यानी कि जिस तरह वेयर हाउस नहीं होता किसी का, क्या करें, जैसे दराज है, अमेजोन है, इनके वेयर हाउसेस तो होंगे ना कहीं ना कहीं। वो वेयर हाउसेस पे जो रखा हुआ है वो उसी को सेल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो आपके पास लाइब्रेरी है वो कलेक्शन ऑफ कोड है। वहां पर भी कोड बना बना के उसका कलेक्शन रखा हुआ है कहीं। वो जो कहीं रखा हुआ है ना, वो लाइब्रेरी, तो वहां से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने ये प्रोजेक्ट जब हम बना रहे थे तो यहाँ पे आपने किया इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से किया इंपोर्ट? आपने कर लिया रिएक्ट से। इसका मतलब आप ये यूज स्टेट को कहाँ से उठा रहे हैं? इसके अपने वेयर हाउस से उठा रहे हैं। ये जो हुक है इसका यूज स्टेट का, ये बना हुआ है ना ऑलरेडी। आपको तो नहीं पता कि इस यूज स्टेट के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। आपको तो वो कोड मिल गया, आपने सिर्फ उस कोड को रिएक्ट के पास से उठाना है। फिर आपको याद होगा हमने एक एक्सियोस किया था, एक्सियोस हमने इंस्टॉल किया था। यानी कि उसकी लाइब्रेरी को हमने पहले इंस्टॉल किया, फिर यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा लिया। सही है। तो अब आप जब इसको, हम किसी लाइब्रेरी को जब इस्तेमाल करना होता है तो हमें करना क्या होता है? हम उस लाइब्रेरी को करते हैं इंस्टॉल। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जरा मैं एक चीज और बताऊं। पैकेज मैनेजर तो समझ आ गई होगा ना कि पैकेज मैनेजर क्या है। पैकेज मैनेजर आपके पास अ, जैसे कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का और रिएक्ट का जो हमारे पास पैकेज मैनेजर है वो नोड होता है ना, एनपीएम है आपके पास, नोड पैकेज मैनेजर। ये हमारे पास पैकेज मैनेजर है। जब हम रिएक्ट को इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट को इस्तेमाल करने के पहले हमें इसको एनपीएम को हम क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, नोड को डाउनलोड करेंगे। आप करेंगे
डाउनलोड नोड, ये आपने नोड को डाउनलोड किया, ये नोड जेएस आ गया, ठीक है, नोड जेएस आ गया यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे दो हैं, एक एलटीएस है, एक करंट है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। एलटीएस क्या है, ये लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर यूजर्स। ये वाई रिकमेंडेड फॉर यूजर्स, क्योंकि ये टेस्टेड है, एरर फ्री है। तो आप एलटीएस वाले को इस्तेमाल करें, चाहे आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक इस्तेमाल कर रहे हैं, या लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके पास सारे वर्जन आ गए। करंट वाला आप डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों के पास यकीनन इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल है। और इसका वर्जन अगर चेक करना हो तो आप इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम कर लेते हैं नोड -वी। मेरे पास 20.9 ये एक वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। एक बात को और ख्याल कीजिएगा, मेरे पास 20.9 है, ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं आपके साथ कोड शेयर करूं तो और आपके पास अगर वो ना चले तो क्या मतलब है, आप सबसे पहले अपना वर्जन चेक करें कि मेरा वर्जन आपका वर्जन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकंड ये कि जब आप कोड अनजिप करेंगे अपने पास यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे npm i करेंगे। npm i क्या करेगा, जितनी भी लाइब्रेरीज मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हुई हुई हैं वो लाइब्रेरीज आपके पास भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर मैं लाइब्रेरीज के साथ भेजूंगा ना, ये देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर में ये आपके पास आता है नोड मॉड्यूल्स, आता है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में आपके साथ जब भी कोड शेयर करूंगा, मैं नोड मॉड्यूल आपको नहीं भेजूंगा, ठीक है, मैं नोड मॉड्यूल आपको नहीं भेजूंगा, मैं पैकेज जेसन आपको नहीं भेजूंगा। तो जब भी आप यहाँ पे npm i करेंगे तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं और जितने भी ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये कोड है आपका, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। इसकी फाइल बहुत ज्यादा हेवी होती हैं, npm करने से ये नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली बन जाता है, सारी चीजें बन जाती हैं, डिपेंडेंसीज भी आ जाती हैं और आपका पैकेज और जेसन भी बन जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, कोई इशू तो नहीं है। तो आपने दो तीन काम करना है कि एक तो वर्जन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और npm i जब आप करेंगे आपके पास सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी आपके पास। फोल्डर स्ट्रक्चर का मसला तो नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसका, फोल्डर स्ट्रक्चर का, रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है। सर एक दफा अगर बता दें तो मुझे अच्छा हो जाएगा। जी, और कोई सवाल। सर जो इवेंट हैंडलिंग है वो नहीं करेंगे हम, किसमें, इवेंट हैंडलिंग जो है जावास्क्रिप्ट में। देखें मैं असल में जावास्क्रिप्ट में क्यों लेके गया था आपको, मैंने जी ये सर। कहा था जावास्क्रिप्ट का कि आप लोग, मैंने फील ये किया कि आप लोग रिएक्ट में हो रहे हैं कंफ्यूज। मैं कोई भी जी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो आप लोगों को आइडिया नहीं होता। तो हमने जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले ही आपको ये कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट की पहले खास खास चीजें कर लेंगे और खास जी खास चीजें करके हम वापस रिएक्ट पर आएंगे ताकि आपको रिएक्ट आसान लगे। जी सर। आपको याद होगा वो बुक आप लोगों से शेयर की है, तो वो 100% हमने नहीं कवर की ना, क्योंकि जी मुझे सर। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने थे आपको। उस बुक के अंदर ES6 भी नहीं है, ES6 के भी मैंने सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप लोगों को करवाए। तो हम जी ये सर। करेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास कोई नया टॉपिक आ जाएगा और मुझे फील होगा कि यार इसको मुझे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट के अंदर करवानी चाहिए, फिर मुझे यहाँ आना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट करके वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। इस तरह जी हमारा सब वैसे। कुछ आगे पीछे चलता रहेगा ताकि कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होता चला जाए। जी ठीक होगा सर। ठीक है, तो जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ना, मैं वहाँ जावास्क्रिप्ट पे गया था। ओके सर। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पर आ गए रिएक्ट के। और बस ये ध्यान में रखिएगा कि आज भी मैं आप लोगों को रिएक्ट का सारा ओवरव्यू करवा रहा हूँ, अभी भी मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी। क्योंकि जब कल मैं रिएक्ट पे आऊंगा और थोड़े मुश्किल टॉपिक की तरफ आऊंगा और फिर साथ साथ हम नोड भी कर रहे होंगे, तो वो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो किसी छोटी छोटी चीजों के अंदर। मगर ऐसा ना हो आप बोले सर आपने इंपोर्ट क्यों किया, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपोर्ट क्यों किया मैंने, कैसे लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की। ठीक है ना, ये आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। क्लियर है। जी सर। सर वो फोल्डर स्ट्रक्चर अगर एक दफा आप रिवाइज करा देंगे ना तो मतलब बेसिकली अब आप स्पीड से करा दें, लेकिन एक दफा वो हाँ रिवाइज हो जाएगा। हाँ। जी जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। अब देखें सबसे पहले तो आप ये, अच्छा अब स्टेप सुन लें पहले ना,
तो थोड़ा सा आपका आइडिया, सबसे पहले आपने क्या डाउनलोड कर दिया नोड, डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल किया। जब मैं स्टेप समझा रहा हूँ, डाउनलोड किया आपने नोड, डाउनलोड के बाद आपने इंस्टॉल किया। आप वर्जन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें आपको वर्जन पता चल जाएगा, वर्जन चेक कर लें आप। npm स्पेस -v करके आपको npm का वर्जन पता चल जाएगा, और नोड स्पेस -v करके आपको नोड का वर्जन पता चल जाएगा। अच्छा, ये हो गया सिंपल। कोई प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होता है, प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसका नाम क्या भी फर्क करना, माई ऐप। अब मैंने यहाँ पे वेदर ऐप लिखा हुआ है ना, तो मैंने कैसे बनाया होगा, ये मैंने किया होगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और वेदर ऐप। तो मेरे पास ये, मेरा ये पूरा बन गया। जब मेरे पास बन गया ये पूरा, तो ये आ गया मेरे पास अब पूरा फोल्डर। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, अब ये समझने की देर है। अब ये समझें आप, ये मेरे पास आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर। वेदर ऐप, वेदर ऐप के अंदर मेरे पास आ रहा है नोड मॉड्यूल्स। जितने भी आप सारे कोड वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, सारे वो आपके पास सब इसमें आ रहे होंगे। सारे जो जो आप इंस्टॉल करते चले जाएंगे, जो जो आप इंपोर्ट करते चले जाएंगे, सारे सारे इसमें आते चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसका साइज बहुत हेवी हो जाता है। तो जब भी हम किसी को कोड सेंड करते हैं, चाहे जिप करके करें, चाहे हम गिट पे करें, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके बगैर भेजते हैं, इसको नहीं भेजते, वरना फाइल बहुत हेवी हो जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और टाइम बहुत लग जाता है। ये देखिए, ये लिखा ना गिट इग्नोर, अगली फाइल, ये फाइल लगी गुड गिट इग्नोर है ना, गिट इग्नोर पे भी आप ये देखें, हम यहाँ पे वो चीजें डाल देते हैं यहाँ पे जो हमें गिट पर नहीं डालनी होती। गिटहब आपको, आपने यूज किया गिटहब आप लोगों ने? जैसे जी सर, मैंने किया। यूज किया है ये सर, बस यूज ठीक किया है। है। हाँ, गिटहब क्या है, अब गिटहब पे आपने डालना है, आप कहते हैं यार गिटहब पे डाल दो, लेकिन फाइल का साइज ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या किसी को आप यूएसबी में या गूगल ड्राइव पे भी आप शेयर कर रहे हैं, तब भी आप ये नॉन मॉड्यूल्स नहीं करते शेयर। तो जो जो चीजें आप कहते हैं कि यार ये अननेसेसरी हैं, या है तो जरूरी, लेकिन मैं एनपीएम आई करके काम चला सकता हूँ, तो फिर मैं वो चीजें यहाँ पर नहीं डालूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये भी नहीं जाना चाहिए, ये भी नहीं जाना चाहिए, जो जो नहीं जाना चाहिए वो यहाँ लिखते चले जाए, वो नहीं जाएगा। ये गिट इग्नोर की फाइल बनती ही इसी वजह से कि जब भी आप इसको गिट पे ट्रांसफर करेंगे, वो यहाँ से जाएगी नहीं। क्योंकि गिट पे जब आप जाएंगे तो ये पूरा फोल्डर शेयर करेंगे ना, ये वाला वेदर ऐप वाला शेयर करेंगे ना। जब मैं गिट की पुश की कमांड लगाऊंगा, तो मैं वेदर ऐप के अंदर जाके लगाऊंगा। अब वेदर ऐप के अंदर जब जाके लगाऊंगा, तो उसको ही सारी चीजें मिल रही होंगी। अब वो जैसे गिट इग्नोर इसको मिलेगा, तो इसका मतलब ये कि वो कहेगा भाई गिट वाला, गिट कहता है कि ये इग्नोर कर दो, तो वो इसको इग्नोर करते हुए आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए पब्लिक। जैसे ही आपके पास जैसे ही आपके पास रिएक्ट आता है, तो आपके पास देखें यहाँ पर इंडेक्स और एचटीएमएल भी आ जाता है। आ गया इंडेक्स और एचटीएमएल। मैं एक फोल्डर एक को रन भी करवा लेता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आइडिया भी हो जाए ना, आप लोगों को दिखाता भी है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या, अब सवाल एक पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है, आप कहेंगे सर हम तो काम कर रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, ये इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल कहाँ से आ गई? ऐसा ही है ना, सवाल आ सकता है आप लोगों के जहन में, ठीक है। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सोचें क्यों नहीं आया आप लोगों के जहन में सवाल। अच्छा, अब आप ये देखें, आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉप पे देखें, ये टाइटल बार है, ये रिएक्ट ऐप लिखा हुआ आ रहा है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा रहा है टाइटल, ये हेड के अंदर। भाई ये हम जब नॉर्मल एच टी एम एल की फाइल करते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में जो लिखते हैं ये टॉप पे आ रहा होता है, ये रिएक्ट ऐप, ये देखें यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही रिएक्ट पे आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, और वो यहाँ पे इसको ये फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे चेंज किया,
अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे वो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो आप वहां पे टाइटल वगैरह अगर आपने रखना हो मेन टाइटल पे, जो पहला सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, तो आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि रिएक्ट ने कहा कि आप जब भी ये प्रोजेक्ट रेंडर हो तो HTML पे जाओ, सॉरी ये इंडेक्स डॉट HTML पे जाओ, इसको रेंडर करो, और यहाँ पे एक मेरे पास एक बना हुआ है क्या, एक ये बनी हुई है आपके पास डिव बना हुआ है, आईडी है उसकी रूट। ठीक है, वो आईडी रूट पे चलाएगा। अभी सब लिंक हुए हैं देखें, ये आईडी यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ रूट 1, और इसको मैं फर्ज करें कि रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश कोई मसला आ रहा है मेरे पास क्या? ठीक है, ये रिफ्रेश करने से यहाँ से भी नहीं जा रहा, और ये यहाँ पर एक और फाइल आती है उसका भी सोर्स के अंदर में गया, फिर और जब आप मैं इंडेक्स में चेंज करते हैं तो आपको वो npm बंद करके दोबारा नहीं चलाना पड़ता? नहीं, एनपीएम बंद करके चलाने की, अगर एनपीएम बंद करके चलाया तो फिर क्या चलाया, फिर फायदा क्या है फिर इसका? तो चल रहा है ना ये ऑटोमेटिक, मतलब सेव कर रहा हूँ तो इसको चलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और वो भी हम बार बार रिफ्रेश ना करें उसके लिए भी हमें आगे कुछ चीज होती है नोड मॉन्ग वगैरह, और वो हम इंस्टॉल करेंगे उस लाइब्रेरीज वगैरह को, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल चलें, वो अभी हमें देख लेते हैं क्या है, इसको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या होता है देखिए, ये देखें, अभी देख रहे हैं ये रूट है, यहाँ पे आप आए, एक और फाइल यहाँ पे आप आ जाएं जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं index.js, ये देखें, यहाँ पे भी इसकी देखें, यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे देखें जो फाइल कॉल हो रही है, कौन सी फाइल कॉल हो रही है यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, ये वहां पे सेव ही नहीं कर रहा ना, देखिए मैंने चेंज किया, ये चेंज नहीं हुआ, रूट आ रहा है ये लिखा हुआ, ये फाइल कौन सी में चला रहा हूँ भाई, ये गलती हो रही होगी, ये देखो ये गलती हो रही होगी मुझसे। देखिए मर्न के अंदर हूँ मैं, मर्न के अंदर मुझे चलाना चाहिए था क्या, आप लोग भी नहीं बता रहे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने चलाया, मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये गलती हो रही है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ वेदर के अंदर, और मैं चला रहा हूँ मर्न के अंदर डायरेक्ट, तो चेंज तो मुझे यहाँ करना चाहिए ना, ये दो गलती, ये कर रहा हूँ ना गलती में, आप समझ आई बात? मैं फोल्डर के अंदर कहूँ, मर्न क्लास के अंदर हूं, तभी मैं कहूँ कि चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती हो रही थी भाई। इसको भी चेंज कर दूं थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे रूट 1 भी किया, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, चले दोबारा चला दी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिंक है, पहले रिएक्ट लोड हुआ, index.html पे गया, index.html को रूट मिला, वो कहाँ पर आया, वो आया SRC के अंदर, SRC में इसको मिला index.js, जो कि इसकी डिफॉल्ट फाइल है, उसको यहाँ से मिल गया एक और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रूट कौन सा वाला, ये वही वाला रूट था जो उसको वहां पे डिफाइन किया था ना index.html के अंदर, इसने वहां से आईडी उठाई यहाँ पे और इसको रेंडर किया। अच्छा, इसको जैसे ही रेंडर किया तो इसने कहा कि भाई क्या रेंडर करें, इसने कहा भाई ऐप स्लैश रेंडर करो। अभी ऐप स्लैश क्या है, ये है app.js, ये फंक्शन है ये वाला, इसने इसको रेंडर कर दिया, समझ आई? ये जो चीजें है ना, ये देखो नहीं चल रहा ना, अब देखो ये क्यों नहीं चला भाई, अब बताएं आप। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ला गया, देखो ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, index.html में वापस जाता हूँ भाई, या तो मैं उसका नाम भी रूट करूं, या इसका नाम वापस कर दूं, ये ले वापस चल गया ये। अब लिंक समझ आया?
कि ये नहीं करना। अच्छा, अगर आप ये कहें कि यार ये डिफॉल्ट फोल्डर बने हुए हैं, पब्लिक का फोल्डर ये बना हुआ है, एसआरसी का फोल्डर ये बना हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, एसआरसी का फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ, एसआरसी अंडरस्कोर टेस्ट कर देता हूँ। कर दिया भाई मैंने। मर्न क्लास के अंदर ये फाइल कौन सी लोड हो रही है? ये तो चलना ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये डिफॉल्ट फाइल एसआरसी के अंदर ही चलती है, एसआरसी टेस्ट के अंदर चलती नहीं है। ये वाली कौन सी फाइल लोड हुई है? एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं। फाइल ये गलत लोड हुई है। हम किस में गए हैं? हम गए हैं भाई, इसके अंदर आ गए, इसमें आ गए, ये वापस आ जाते हैं। अच्छा सही है, ठीक है, कि कोड तो चेंज हुआ नहीं ना, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, इसलिए वो रिफ्रेश नहीं हुई। ठीक है, ये जो फोल्डर्स हैं, ये क्या फोल्डर्स हैं? ये डिफॉल्ट फोल्डर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो दूसरी फाइल्स आप बनाएंगे वो अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, लेकिन एसआरसी का नाम, पब्लिक का नाम, ये चेंज नहीं कर सकते आप, ये ऐसी एज इट इज रहेंगे। तो अब आप इसका फ्लो समझें। इंडेक्स पे गया, इंडेक्स को मिला, इंडेक्स ने कहा कि भाई आईडी है रूट, वो सीधा आएगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस में भी इसको आईडी मिल जाएगी, उसको रूट में डालेगा, और यहाँ पे इसने कहा कि भाई मेरी मुझे ऐप चला दो। अब ये कनेक्शन कैसे हो रहा है कि ऐप चला दो? ये देखें, ये होता क्या है कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये आप इंपोर्ट करवा रहे हैं ऐप को, इंपोर्ट करवा रहे हैं ऐप को, क्योंकि यहां से लास्ट में आप देखें, सबसे लास्ट में आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कब होता है? इंपोर्ट जब होगा तभी तो, सॉरी, जब एक्सपोर्ट जब होगा तभी तो इंपोर्ट होगा ना। आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको, तभी तो तभी तो इसको, इस ऐप को किसी दूसरी जगह एक्सेस किया जा सकता है। कहाँ एक्सेस हो रहा है ये? जब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। जब ये इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट हो रहा है तो बोल रहा है भाई इसको रन करो। जब इसको रेंडर करते हैं, ये कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर। कंपोनेंट को हम इसी तरह से रेंडर करते हैं कि आपने ये लिखा और आपने रेंडर कर दिया। इसमें सारा गेम है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। हम एक साइड पे एक कोड के अंदर कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट, और जहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब जहां हमने इंपोर्ट करना होता है वहां इंपोर्ट लगा के कॉल कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल इसका। समझ आई बात? अच्छा, अब इस एसआरसी के अंदर हम एप डॉट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं, ये हमारी जेएस फाइल है। अब इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है? आपके पास लोगो इंपोर्ट हो रहा है, आपने लोगो हटा दिया, आपके पास ये लोगो, आपके पास जो डिफॉल्ट ये लोगो आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, हटा दें आप, ये हटा सकते हैं। ठीक है, ये सीएसएस कौन सी है? ये वाली सीएसएस, यानी कि इस पेज के अंदर जो सीएसएस लगाना है वो ये सीएसएस है, वो सीएसएस यहाँ पे लग रही है इस जगह। ये लोगों का एरर क्यों आ रहा है? लोगों का एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ से लोगो हटा दिया, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रहा, ये मैं लोगो कहीं ये इस्तेमाल कर रहा था, मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। मुझे हट गया, लोगो हट गया। अब मैं यहाँ से इसको, मुझे इसकी सीएसएस नहीं चाहिए, मैं ये सीएसएस हटा दूं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ भाई कि आप जब कोई भी फाइल बना रहे होते हैं तो उसी जगह पर उसकी सीएसएस बना के उसको, उसकी यूआई चेंज कर सकते हैं। अभी जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो कंपोनेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जी कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी फाइल्स रखनी है और किस स्ट्रक्चर से रखनी है, उसका भी अलग तरीके हैं कि कौन से कंपोनेंट को किस किस स्टाइल से कैसे रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने बताया था लाइब्रेरी का ना। अच्छा, अब लाइब्रेरी जो है हम कैसे इंस्टॉल करते हैं? लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले पैकेज मैनेजर तो इंस्टॉल कर लिया ना। अब लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे? लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं कोई कहूँ कि लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है,
कोई भी एक एग्जाम्पल, चलो एक क्लॉक ले लेते हैं आसानी के लिए। क्लॉक क्लॉक मुझे उठानी है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इस पे सर्च करने के लिए। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना रिएक्ट का क्लॉक चाहिए, रिएक्ट का क्लॉक मुझे चाहिए जो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। यानी अब 3 स्टेप होंगे कि लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना, लाइब्रेरी को यूज करना। ये तीन तीन स्टेप्स आप याद रखें। मैं आ गया रिएक्ट क्लॉक एनपीएम। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं एक चीज मजे की। ये पहले वाले वर्जन में, ये जो वर्जन है ना, ये भी वर्जन कुछ और है, ये इन्होंने चेंज किया है। ये चेंज किया है इन्होंने ना, एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट क्लॉक। अब आप क्या कहें कि यहाँ पे जाके जिस जगह भी आपको इस्तेमाल करना है यहाँ से कर लें, कहीं से भी कर सकते हैं आप। मैं एक और ले लेता हूँ विंडो, ताकि मुझे स्टॉप ना करना पड़े। मैं कहाँ पर हूँ, मैं मेन मेन उसी के अंदर हूँ, CD रन क्लास। मैंने यहाँ पे किया npm इंस्टॉल रिएक्ट क्लॉक, कॉपी पेस्ट कर लिया सिंपल। ये मैं क्लॉक, ये मेरे पास इंस्टॉल हुई भी होगी शायद, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेगा ये इंस्टॉल हो रही है। तो पहला हो गया कि अब मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये तरीका है आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का। यानी कि अगर आपको आपको मालूम करना है कि यार मुझे क्लॉक लगानी है, यानी कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, वो आप जाएं, ये वाला जो साइड मैंने आपको बताया ना, ये दिस साइड, इसको आप नोट कर लें। ये साइट आपके बहुत काम आएगी। npmjs.com, सारे के सारे लाइब्रेरीज यहाँ से आपको मिल जाएंगी, सारी लाइब्रेरीज, ओल्ड वर्जन की भी और नए वर्जन की भी। आप इसको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी वर्जन को के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ये वाला जो वर्जन है ना, ये जो मेरे पास चल रहा है उसके लिए ये है। लेकिन अगर आपने कोई और वर्जन, पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका तरीका फिर कुछ और है। यानी कि वो होगा इसी तरह इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट क्लॉक, वो पे कोई और सी लाइब्रेरी होगी, वो लाइब्रेरी फिर आपको सर्च करनी पड़ेगी कि यार इस वर्जन के लिए कौन सी लाइब्रेरी है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, ये इंस्टॉल हो गई। अब इंस्टॉल हो गई, अब मैं इसको इंपोर्ट करवाऊंगा। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ भी गया है। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल किया मेरे पास आ गया ये इंपोर्ट क्लॉक रिएक्ट क्लॉक, ये ऑटोमेटिक आ गई है। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर नजर क्या आया मेरे पास, अब मुझे सेव किया ना जब मैंने इसको, यहाँ पे कोई इफेक्ट आया मेरे पास? कोई इफेक्ट नहीं आया होगा क्योंकि मैंने कुछ कॉल ही नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मेरे पास यहीं पर इसी साइड पे ये बता रहा है कि मैं इसको कॉल कैसे करूंगा। ये देखें, ये बता रहा है कि भाई ये यूज कर लो, कॉल हो जाएगा, सिंपल। ये वहां से इम्पोर्ट किया, ये हो गई। ये देखिए, तो ये क्या है, ये आपका कंपोनेंट है, इसने कहा ये लगा लो, कॉल हो जाएगा। देखिए कॉल हुआ। जरिए मेरे पास ये क्या है, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? कोई गलती नहीं है, इंपोर्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक इंपोर्ट हुआ है। ये चीजें हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रही हैं। मेरे पास क्या क्या आ रही है, एडिट, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, हटा दी मैंने। ये हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है भाई। ये हटा दी मैंने। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, मैं CSS की भी मुझे खास जरूरत नहीं। स्टॉप करके कर लेता हूँ, क्या मसला है? होना नहीं चाहिए, बट मैं इसको स्टॉप करके दोबारा चला के देख लेता हूँ। आप समझ गए आपके इंस्टॉल कैसे करना है इंस्टॉल? अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारे पास आ गया, कहाँ था?
ये रहा npm इंस्टॉल, यहाँ से आप करेंगे लाइब्रेरी को इंस्टॉल। ये मैंने आपको कोड यहाँ पे डाल दिया, ये इंस्टॉल होगी लाइब्रेरी, ये होगी इंपोर्ट, और ये इसका ये ऐड करेंगे कोड के अंदर। ये 3 स्टेप हो गए। ये देखें ये आ गया, नीचे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। अच्छा यही हम काम कर रहे हैं, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना। हमने देखो ये इंस्टॉल किया, फिर हमने ये इंपोर्ट किया, हमारे कोड में ये इंपोर्ट हो रही है, ये इस तरीके से। ठीक है, फंक्शन किया आपने, और यहाँ पे हम इसको, हमें भी फिलहाल कोई कंडीशन वगैरह हम नहीं लगा रहे, बट हम ये यहाँ पे आके ये क्लॉक को ये यूज भी कर रहे हैं। रिटर्न लगाया, क्लॉक लगाया, क्योंकि हमें ये भी फिलहाल कुछ यूज इफेक्ट वगैरह भी हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिंपल कर रहे हैं कि हमने सिर्फ उठाना है, क्लॉक उठाना है। ये हमने क्लॉक भी उठा लिया। अच्छा जी, ये क्या मसला है, कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या है आप लोगों को? हाँ गलती हो रही है यहाँ पे, इंस्टॉलेशन में गलती तो नहीं हो गई कहीं? इंस्टॉलेशन में npm इंस्टॉल रिएक्ट क्लॉक, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऑल इश्यूज फिक्सेस, ये भी ठीक है। यहाँ गलती क्या बता रहा है भाई, क्या एरर है? एरर पढ़ लेते हैं। सर ये वाला एरर अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी आ रहा था, फिर ये जो एक येलो मिनट, वाला है ना, नोट अच्छा, which is not maintained anymore, it is thusly unlikely इसको सिर्फ dependencies कॉपी to करके डिपेंडेंसी में डाल देंगे। ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई नहीं सर ये नहीं, कहीं? क्या नहीं होगी? ऑब्सलीट? नहीं नहीं नहीं, हाँ ऑब्सलीट मैंने कहा नहीं सर ये है। लिखा हुआ आ रहा है ना, विल नहीं नॉट मेंटेन एनी मोड, तो मैंने कहा हो सकता है ऐसा ना हो कि ऑब्सोलीट ही हो गई है। नहीं नहीं, मैंने अभी दो कुछ दिन पहले तो इस्तेमाल किया है, कुछ दिन पहले ही इस्तेमाल किया मैंने इसे। सर जी ये इसको ना कॉपी करके आप अपनी डिपेंडेंसी में डालेंगे तो ये गायब हो जाएगा। नहीं, डिपेंडेंस में हमें खुद डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, हम क्यों डिपेंडेंस पे डालें? जब हमने इंस्टॉल कर लिया तो हमें कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरे सवाल ये है ना, हम तो नहीं करना नहीं चाहिए ना हमें नहीं डिपेंडेंसी सर, इस्तेमाल। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं ये येलो वाले की बात कर रहा हूँ, वो जो साथ हाँ नहीं, मैं क्लॉक ये वाला भी कह किया रहा है हूँ ये नहीं होना उसमें। चाहिए। अच्छा ये देखें, ये हाँ ये मसला एक आ गया मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ये भी मसला नहीं है, ये मसला डिपेंडेंसीज के अंदर भी ये है। अच्छा, इट्स नॉट मेंटेन एनीमोर, इट्स यूजली लाइक विल बी फिक्स ऐड, इसको ये कह रहा है कि मत डाल दें डिपेंडेंसी के अंदर, लेकिन हम क्यों डालें? ये कह रहा है कि डाल दो, चलो हम, हाँ फिर तो क्योंकि मसला सर हल हो वो गया ना, मैनेज फिर नहीं तो कर रहा मसला ही हल हो ना। गया ना। जब ऐड कर दिया फिर तो मसला ही हल हो गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको करना ही नहीं था, ये तो ऑटोमेटिक होना था ना इसको। तो ये नहीं बहरहाल, उन्होंने वो खत्म कर दिया, और आइंदा से ना मतलब आगे जब वो उन्होंने इंस्टॉल नहीं करना लेकिन होगा ये तो अभी ये तो चीज नहीं हमने आया इस्तेमाल, करेगी। देखा ना अभी तो हमने इस्तेमाल किया था ना, तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्ट क्लॉक जब हमने इंस्टॉल किया उसके बाद हमें npm आई चलाना जरूरी है? कभी कभार पैकेट डॉट जेसन में ना इम्पोर्ट वो जो आप कह रहे हैं ना, वो यहाँ ऐड नहीं होता, npm आई चलाओ तो फिर ऐड हो जाता है। ऐसा चक्कर नहीं तो ये नहीं है? मेरा तो अपना बनाया हुआ है ना, अच्छा ये आपका मेरा तो अपना था ना, मेरे तो एनपीएम आई की जरूरत है ही नहीं ना, मैंने कहीं से कॉपी किया, तो मैंने खुद अपना उठाया था ना कोड। इसको हम देख लेंगे चलो ये, लेकिन बट इसका तरीका यही है कि हम इसको इसी तरह, मगर मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे सिर्फ स्टेप समझाने थे ना, वो हम देख लेंगे कि पहला स्टेप क्या हो गया, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, दूसरा इंपोर्ट करना है, तीसरा ये मैं अभी कोड इसको क्लास के बाद इसको रिव्यू करके कोड को, फिर मैं आप लोगों को इसका एरर भी समझा दूंगा कि हमारे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। फिर हम इसको क्या करेंगे कि ये मैं आपके साथ ही कोड भी शेयर कर दूंगा, और फिर हम देख लेंगे कि क्या मसला है, वो आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, अच्छा 3 स्टेप्स तो बस ये समझ लें कि इस तरह से हमने करने होते हैं। अच्छा अगला टॉपिक हमारा क्या है, हमारे पास ये आ गया चीजें। ठीक है, ये हम कर लेते हैं क्लोज। अच्छा ये जो पैकेज डॉट जेसन होता है ना, ये फोल्डर एक ये फाइल ही होती है कि जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए हमने क्लॉक इंस्टॉल किया, वो वर्जन के साथ यहाँ पे आ गया। डॉम मैंने कभी पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल किया होगा, तो रिएक्ट डॉम भी यहाँ पर आ गया, उसका वर्जन भी साथ साथ आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको एक काम कीजिएगा, ये शायद ये भी हो सकता है कि ये मेरी पुरानी फाइल बनी हुई है और मैंने कुछ, क्योंकि और दूसरी क्लासेस को भी मैं करवा रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। आप अपने पास इन चीज को इम्प्लीमेंट करके और टेस्ट कीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये गलती होनी नहीं चाहिए, 3 स्टेप से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी ये इसमें नया प्रोजेक्ट अगर मैं बनाता, उसमें लगता टाइम, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। एक काम और करते हैं, काम और करते हैं, अभी अभी करके, अभी रुक जाए, फोल्डर अभी करके देख स्ट्रक्चर लो। में एक काम और करते हैं, मैंने किसी क्लास में एक मिनट करवाया था, मैं इसमें देख लेता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं करवाया था, तो उसमें ऐड हुआ होगा ना, देख लेते हैं। इसमें कहीं ऐड नहीं है, बट मैंने इसको इंस्टॉल किया, इसमें आ गया। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, मसला नहीं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? सर मैं ये कह रहा था कि वैसे तो आप ये जो वेदर ऐप फोल्डर स्ट्रक्चर आपने बताया, मेरा सर पूछने का मकसद ये था, जैसे हम लोग नॉर्मली HTML के अंदर स्टैटिक वेबसाइटें बना रहे होते हैं या हम वर्डप्रेस से बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक पेजेस होते हैं ना, होम, अबाउट और हम्म सर्विसेज। तो ये जो रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें एक होम का अलग कंपोनेंट बनेगा, ये जिस तरह आपने लास्ट टाइम भी बताया, मेरा सिर्फ समझने का पूछने का मकसद ये है कि वो फोल्डर स्ट्रक्चर आप अभी आगे बताएंगे कंपोनेंट वाइज जी या? जी 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 जी, हाँ, ना वो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि वो कंपोनेंट है, वो तो बेसिक चीज है, और वो राइट। उसके बेसिकली बगैर तो सर फिर, राउट्स पूछना चाह रहे हैं भाई। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो राउट्स वगैरह, वो कंपोनेंट्स वगैरह, वो बिल्कुल मैं करवाऊंगा। और वो साथ साथ हमारा चलेगा, यानी कि आप सिंपल अपनी अपनी खुद की वेबसाइट आप रिएक्ट पे बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हैं, डायनामिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये कि नॉर्मल जो एक वेबसाइट होती है ना, उसको आप रिएक्ट पे ना बनाएं, नॉर्मल वेबसाइट को डायनेमिक की तरफ आप जाएं, क्योंकि जो नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, वो तो यार आप HTML CSS बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करके बना सकते हो, लाइट वेट होती है। इस ये अगर आप सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट को रिएक्ट पे बना रहे हैं, तो वो थोड़ी सी हैवी वेट होती है और ठीक भी नहीं है। बट प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट बनानी है अपनी, जब आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, ये लाजमी बनानी है। ठीक है, और जो आपका राउटिंग वगैरह है, कंपोनेंट्स है, वो बिल्कुल हम करेंगे। अगर हम वो नहीं सीखेंगे ना, जो आपने सवाल पूछा, तो हम आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे इतनी नहीं सारी चीजें नहीं हैं वो, हमारे पास करने। जी नहीं, वो राउटिंग और कंपोनेंट तो ठीक, बेसिकली मुझे जैसे मैंने देखा भी था, और आपसे लास्ट टाइम जब हम रिएक्ट से वापस जावास्क्रिप्ट पे गए थे ना, तो मैंने उस वक्त भी पूछा था, लेकिन मैं इसलिए खामोश होता गया। मैंने कहा आप अपने हिसाब से एक लेके चल रहे हैं पेज पे, तो इंशाल्लाह नहीं आप बता नहीं देंगे। बेसिकली कंपोनेंट के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, मैं उसमें हमेशा से कंफ्यूज रहा हूँ, तो वो मैं, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा नहीं, जो अभी भी जिस पेज पे भी आप बता रहे आ, हैं। हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। आप सिर्फ ये देखें कि अभी अभी तक का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। जी सर, अभी तक तो अभी तक का अगर क्लियर है ना, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी तक क्लियर है, तो आगे खुद ही क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने इस तरह से कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो आपको किस फोल्डर के अंदर रखना है और उसके नाम कैसे रखने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बस सही क्लियर है होता सर, चला बस जाएगा। सही है, बस ठीक है। ठीक है, तो ये करेंगे। और अब हम ने करना ये है, जो हम अब प्लान कर रहे हैं कल की क्लास के लिए ना, मैं थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज करूंगा ना, जो भी कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में की, उसमें रिएक्ट की क्लासेस में की थी, वो मैं दोबारा एक दफा वो वहां पहुंच के बताऊंगा, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट हो। अच्छा, एक तो ये करना है हमने, ये कल हमने नोड इंस्टॉल करना है, यानी कि बैकएंड पे जो हमारा नोड है, तो हमने ये देखना है कि बैकएंड से कनेक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि फ्रंट को और बैक को, फ्रंट एंड और बैक एंड को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी हम कल चेक करेंगे दोनों की। ठीक है, और फिर साथ साथ क्योंकि अभी ये बेसिक चीज है कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर की कुछ बेसिक चीजें हमारे पास अभी रहती हैं, जैसे कि राउटिंग वगैरह है, तो वो हम करेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड साथ साथ चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस। हमारे पास अब ये टू डू ऐप पे एक मैंने असाइनमेंट और दिया था, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला, टू डू ऐप का। अब आप ये देखें कि हाँ जी। यहाँ अच्छा, अब आप ये देखें कि लास्ट क्लास में अब सवालात, अब कुछ सवालात है कि मैंने अभी यहाँ पे क्लॉक को की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, लेकिन जब मैं यूज यूज स्टेट कर रहा था, यूज रेफ जब मैं यहाँ पे कर रहा था, मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि ये उठाया जा रहा है रिएक्ट से। जब मैंने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया डाउनलोड करके, तो इसका मतलब ये कि रिएक्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट हो गई। जो लाइब्रेरीज इस रिएक्ट के अंदर मौजूद नहीं है वो मुझे उठानी पड़ रही है, किससे? एनपीएम करके, इस तरह से एनपीएम इंस्टॉल करके मुझे उठानी पड़ रही है, जैसे अभी हमने ये उठाई। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट टाइम एक्सियोस हमने इंस्टॉल किया, तो हमने क्या किया? एनपीएम इंस्टॉल एक्सियोस किया था, तो हमारे पास वो एक्सियोस की लाइब्रेरी मौजूद नहीं थी इसके अंदर, तो हमने उसको भी इंस्टॉल किया। तो हम करेंगे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिएक्ट के अंदर से मिल जाएंगी, उसको उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हुक्स हैं, हुक्स को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे इंस्टॉल किए बगैर। कुछ एडिशनल चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो हम इंपोर्ट करते रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर ही इस्तेमाल हो रही होंगी, उसे हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। इसकी मिसाल ये ले लें, यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे ले लें ये दिस। जैसे कि ये आपके पास है इंपोर्ट सीएसएस है आपके पास, ये सीएसएस कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, ये तो एक फाइल है जो आपने यहाँ पे बनाई है। अब ये फाइल इस app.jx से बाहर है, तो हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे? HTML की फाइल को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ और मेथड इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम दोनों फाइल को कनेक्ट करने के लिए इंपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे आगे देखिए फ्रॉम नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी से उठ के नहीं आ रहा, ये तो आपके इसी फोल्डर स्ट्रक्चर से उठ के आ रहा है। जब आपके इसी फोल्डर स्ट्रक्चर से उठ के आ रहा होगा तो फिर आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे फ्रॉम भी लगा सकते हैं, बाजों का जरूरत पड़ती है हमें। वो कैसे? वो कैसे? ये देखिए, ये ऐसे। अब इस फ्रॉम में और इस फॉर्म में फर्क देखें, आप देख रहे हैं, ये आपने डॉट लगा के इस्तेमाल किया कि भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूं अपने ही फोल्डर से, अपनी ही डायरेक्टरी से। यहाँ पे कहीं मैं डॉट नहीं लगा, बल्कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। समझ में? ये फर्क है चीजों का। क्लियर हुई बात? हेलो, है लाइन पे क्या? नहीं है भाई, चले गए? जी जी सर, आ गई समझ। समझ आए? ठीक है, कुछ सवाल है यहाँ पे तो मुझसे पूछें, फिर हम इसको आगे चलते हैं। उमर साहब चले गए, अली भी चले गए, ठीक है। अह, अच्छा भाई, ठीक है, अभी ये हम करते हैं। अभी कुछ टॉपिक आके हैं लंबे थोड़े से, तो वो हमारा टॉपिक कवर नहीं हो सकेगा, तो आज की क्लास को हम करते हैं एक्चुअली एंड। कल के टॉपिक को थोड़ा सा कोशिश फिर करके मुझे आपको कुछ दिखाना। दिखाएं दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। जी जी। एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। सर ये मेरी नजर आ रही है स्क्रीन आपको? स्क्रीन आपकी नजर नहीं आ रही? कर देता हूँ सर।
सर अब ये आ रही है। just एक मिनट कर देंगे। सर ये मैंने एक ऐप बनाई है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। अच्छा सर, ये मैं मैंने देख रहा हूँ। वो बना आप टू डू बनाई जो आपने बताई थी, ठीक है। ये काम कर रहा है उस जैसे आपने बोला था, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। एक मिनट एक मतलब जो मिनट जो आप एडिट पे क्लिक करें, एडिट पे। अच्छा ठीक है, इसको अपडेट कैसे करना है, आप चेंज करें। अच्छा आप उसका बटन का नाम भी चेंज करें ना, जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो ऐड नहीं होना चाहिए ना, फिर वो अपडेट होना चाहिए। ओके सर, बहुत हो जाएगा। अच्छा सर, फिर मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, बहुत ही मतलब बेसिक सा। हम्म, तो उसमें ये प्लस का है, ये माइनस, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। फिर ये वेदर चेक, ये अभी रेडी नहीं है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फिर ये करेंसी कन्वर्टर है। मुझे एक फ्री वाली करेंसी कन्वर्टर मिली नहीं है, तो ये जो फ्री वाली मिली है उसमें लिमिटेड से ऑप्शन थे, तो उसमें पाकिस्तान करेंसी का नहीं था। तो ये जो है ये चल रहा है सही, मैंने इसको देखा है। बट यहाँ पे एक इशू आ रहा है मुझे कि अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये एपीआई एपीआई कनेक्ट किया आपने जी करेंसी कन्वर्टर एपीआई में। की है सही है। सर। ये इशू आ रहा है, ये देखेंगे, ये नंबर बढ़ता जा रहा है क्या, मुझे क्लियर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही मुझे ना आपकी। एक मिनट, आपकी स्क्रीन फुल करें या फिर मैं, मेरे पास क्या हो सकता है, स्क्रीन है। क्लियर की स्क्रीन थोड़ी जूम कीजिएगा, जूम करें। ये कंसोल तो जूम नहीं होता, पेज जूम हो जूम जाता है। नहीं, एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड यार करें, निकाल के कर लेते और कोड भी स्क्रीनशॉट, और कोड कोड का स्क्रीनशॉट कि क्या इस्तेमाल किया है, ताकि मैं एरर चेक करूं कि हैं। ये कौन सी लाइन क्या जरा एरर आ रहा है। हेलो, तो नजर आ रहा जी? हेलो। मैं कह रहा हूँ नजर आ रहा है मुझे, को इस एरर का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा, और ओके, कोड का भी, ताकि मैं चेक करूं कि कौन से लाइन पे क्या 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 एरर आ रहा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको कर दिया, send करने का। edit forms, एरर का स्क्रीनशॉट भेजें। मैं भेज देता हूँ। मैं आपको एडिट क्या हुआ सर? सर नहीं है क्या? सर है, मुझे एरर का स्क्रीनशॉट दे। स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें। जी सर, कर रहा मैं हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हमारी डिस्कशन चल रही है तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर।